अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ रियल एनालिसिस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोटोन सीक्वेंस। हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मोनोटोन सीक्वेंस जो है वो क्या होती है। फिर इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, वो भी आज के लेक्चर में हम लोग उसकी स्टेटमेंट और उसका प्रूफ वो भी डिस्कस करेंगे। और कुछ मोनोटोन सीक्वेंसेस की एग्जाम्पल जो है वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि मोनोटोन सीक्वेंस हमारे पास होती क्या है। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। और अगर हम रियल सीक्वेंस की बात करें, रियल नंबर्स की, तो उसकी जो कोड डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। अब हमें बात करनी है कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है। अब मोनोटोन जो सीक्वेंस होती है, अगर हमारे पास मोनोटोन कहेंगे अगर हम किसी सीक्वेंस को, अगर वो सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग हो या क्या हो, डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस से क्या मतलब है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस किस तरह की होगी। अगर हमारे पास x1 जो है ये फर्स्ट वाली टर्म है सीक्वेंस की, x2 हमारे पास सेकंड वाली टर्म है सीक्वेंस की, तो x2 वाली टर्म अगर फर्स्ट वाली टर्म से ग्रेटर है, इसी तरह x3 वाली टर्म जो है वो x2 वाली टर्म से भी ग्रेटर वैल्यू दे, x4 वाली टर्म जो है वो x3 वाली टर्म से ग्रेटर वैल्यू दे। और इसी तरह ये हमारे पास चलती जाए। यही बिहेवियर जो है सीक्वेंस का कि xn वाली अगर हम टर्म देखें तो वो हमारे पास लेस वैल्यू दे दे, इसे xn+1 से, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि xn+1 वाली जो टर्म है वो xn से ग्रेटर वैल्यू दे फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। तो हमारे पास ऐसी अगर सीक्वेंस का बिहेवियर है तो इस तरह की सीक्वेंस को हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस किस तरह की होगी। अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस में जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो टर्म्स डिक्रीज हो रही होंगी बेसिकली। तो ये अगर हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म x1 है तो x2 वाली टर्म जो है x1 वाली टर्म से क्या होगी, छोटी। इसी तरह x3 वाली टर्म को अगर हम देखें तो वो x2 वाली टर्म से छोटी होगी। और यही बिहेवियर जो है ये इनका चलता जाएगा। तो xn वाली जो टर्म है वो xn+1 वाली टर्म से क्या होगी, ग्रेटर होगी। मीन xn+1 वाली टर्म जो है वो क्या हमें देगी, छोटी वैल्यू देगी किससे, xn से। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगर हमारे पास ये बिहेवियर सीक्वेंस कहा जाए तो इस तरह की सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कि उसकी टर्म्स जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं उस सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस तरह की सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोन में तो हमारे पास दोनों केस आ रहे हैं, अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दोनों को इसमें हम उस सीक्वेंस को कहेंगे कि ये मोनोटोन सीक्वेंस है। अब इनकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ मोनोटोन सीक्वेंस की, जिसमें हम इंक्रीजिंग की भी देखेंगे और कुछ एग्जांपल डिक्रीजिंग की भी देख लेते हैं। पहले इंक्रीजिंग सीक्वेंस की ये 3 एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, किस तरह की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अगर हम ये फर्स्ट वाली सीक्वेंस ले रहे हैं 1 2 3 4, मतलब ये नेचुरल नंबर सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, इसमें हमें इसकी एन टर्म जो है वो एन ही ली हुई है। तो ये अगर हम सीक्वेंस ले रहे हैं तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो वो हमारे पास 1 है, सेकेंड टर्म इस सीक्वेंस की हमारे पास 2 है, थर्ड टर्म इस सीक्वेंस की हमारे पास है 3 है, फोर्थ टर्म इस सीक्वेंस की अगर हम देखें तो वो हमारे पास आ रही है 4, और nth टर्म इसकी है n। तो जैसे जैसे सीक्वेंस की टर्म्स इंक्रीज हो रही हैं, सीक्वेंस की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसी ये सीक्वेंस जो है हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अब सेकेंड एग्जांपल को देख लेते हैं कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या नहीं है। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म, और अगर हम इसको नोटिस करें तो सेकंड और थर्ड वाली टर्म इक्वल है। और उससे आगे अगर हम नोटिस करें तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म इसकी इक्वल है। तो ये सीक्वेंस भी हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि हमने क्या कहा था इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, हमने कहा था कि हमारे पास हर जो है वो नेक्स्ट टर्म वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी प्रीवियस वाली से। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल वाली कंडीशन आ रही है, यहाँ ग्रेटर और इक्वल ग्रेटर की आ रही है, और नेक्स्ट हमें इक्वल की कंडीशन मिल रही है 2 2 के लिए। इस तरह 2 3 के लिए अगर हम देखें तो वो ग्रेटर वाली अगेन हमें कंडीशन मिल रही है, ग्रेटर और इक्वल वाली कंडीशन। तो ये भी सीक्वेंस हमारे पास क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सीक्वेंस हमारे पास एक ही जो पावर्स हम ले रहे हैं, एक ही पावर n जो है इसकी nth टर्म है, ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। n तो हमारे पास नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि हम सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं और सीक्वेंस में डोमेन जो है वो हमारे पास क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होती है।
अब यहाँ पर ये किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इस सीक्वेंस डिपेंड कर रही है कि ये इंक्रीजिंग है, इस ए की वैल्यू पे। इस ए पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर ये ए ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये सीक्वेंस जो है वो क्या होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अब ये ग्रेटर देन 1 ही क्यों लगाई, अगर 0 और 1 के बिटवीन में नंबर्स हम लें तो उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर 0 और 1 के दरमियान में नंबर हो और उनकी पावर्स हम इंक्रीज़ करते जाएं तो जैसे जैसे उसकी पावर इंक्रीज़ करती जाएगी वो हमें छोटी वैल्यू देते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली अगर हम इसको, इसीलिए हमने इसको ग्रेटर देन 1 ले लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है। आप 0 और 1 के दरमियान में कोई नंबर लेके चेक भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप उसकी पावर जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे वो नंबर आपके पास छोटा होता जाएगा। तो इसलिए ये जो कंडीशन है ग्रेटर देन 1 वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक तो एग्जांपल हमने ले ली 1/n, ये वाली सीक्वेंस। यहाँ पर n जो है वो हमें पता है कि सीक्वेंस की बात करें तो नेचुरल नंबर से ही आ रहा है। तो ये सीक्वेंस जो है ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है। अब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है, इसकी टर्म्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाली टर्म कैसे आएगी, जब n की जगह 1 पुट करेंगे। इस तरह सेकंड वाली टर्म जब n की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं। थर्ड वाली टर्म जब n की जगह 3, और इस तरह ये nth टर्म इसकी आ रही है 1/n। तो अगर हम देखें जैसे जैसे इसमें हम n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर बेसिकली इंक्रीज़ होता हो जा रहा है, और न्यूमिनेटर तो यहाँ पर फिक्स है वो 1 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की एग्जाम्पल आ गई है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस की। इसमें हमने जो है nth टर्म क्या ली हुई है, 1/2n-1। अब n तो हमारे पास नेचुरल नंबर से है, तो n की जगह सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, 1। तो 2⁻1 - 1 वो तो हमें फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास आ गई 1, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर की पावर जो है वो 0 अगर ले लें तो वो हमें 1 ही वैल्यू देता है। तो एक तो हमारे पास ये टर्म फर्स्ट वाली 1 आ गई। नेक्स्ट वाली अगर हम इसकी टर्म देखें तो वो 1/2 से नेक्स्ट अगर टर्म देखेंगे तो 1/2 स्क्वायर होगी। इसी तरह अप टू सोन ये चलती जाएगी, तो 1/2n-1 ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास होगी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती हैं। अब ये दोनों जितनी भी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, 2 डिक्रीजिंग की और 3 इंक्रीजिंग की, ये सारी की सारी बेसिकली मोनोटोन सीक्वेंस की एग्जांपल हैं। क्योंकि मोनोटोन में हमने क्या कहा था कि सीक्वेंस चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, दोनों केस में वो सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या होगी, मोनोटोन सीक्वेंस होगी। अब नेक्स्ट हमने पास जो रिजल्ट है वो है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। अब मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम को हम देख लेते हैं कि पहले तो इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में हमें क्या कहना चाह रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट में है अ मोनोटोन सीक्वेंस, कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, ये कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ़। अब मोनोटोन सीक्वेंस ले रहे हैं हम, ठीक है, इसकी हम कन्वर्जेंस की बात करने लगे हैं। ये कन्वर्जेंट कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि अगर तो ये बाउंडेड होगी। जो पहले हमने एक रिज़ल्ट प्रूव किया था, अगर उसको इससे कंपैरिजन करें, उसमें हमने क्या प्रूव किया था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी। और हमने काउंटर एग्जाम्पल भी देखी थी कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी हो। ठीक है, अगर आपने उसका प्रूफ नहीं देखा या वो रिज़ल्ट का आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक मैं वीडियो का अटैच कर देती हूँ, आप वो देख लें। उसमें हमने डिटेल्स इस चीज़ की डिस्कस की थी कि अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है तो वो क्या होती है, मस्ट है कि बाउंडेड होगी। और इसकी काउंटर एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट भी हो। अब मैंने उस वीडियो में भी आपको कहा था कि एक केस ऐसा आएगा जहाँ पर हम कहेंगे कि अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन आ गई। कन्वर्जेंट की भी बात कर रहे हैं और बाउंडेड की भी बात कर रहे हैं, तो वो जो कंडीशन थी वो क्या थी कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो मोनोटोन हो जाए। अगर मोनोटोन सीक्वेंस है रियल नंबर्स की तो इसके लिए इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, और अगर मोनोटोन नहीं है तो फिर हमारे पास सिर्फ यही है कि कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, लेकिन अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट ज़रूरी नहीं है। और अगर मोनोटोन सीक्वेंस ले लें तो फिर ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन बन जाती है। तो इस डिफरेंस को आपने याद रखना है कि किस केस में ये हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ बनता है। अब देख लेते हैं इस थ्योरम में हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमने ये करना है कि अगर हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं एक्स,
इसको हम बॉन्डेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, पहले हम, क्योंकि मोनोटोन है तो मोनोटोन में हमारे पास दोनों केस हो सकते हैं, या तो वो डिक्रीजिंग होगी या तो वो इंक्रीजिंग होगी। अब हमने क्या कहा है कि अगर वो बॉन्डिंग इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसकी हमने लिमिट जो है वो क्या शो करनी है कि उसके सुप्रीमम के इक्वल है। क्या बॉन्डेड है और इंक्रीजिंग है तो लिमिट सुप्रीमम के इक्वल शो करनी है। और अगर हमारे पास सेकंड केस है बॉन्डेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो वहाँ पर हमने इसकी लिमिट शो करनी है कि लिमिट ऑफ वाई एन जो है वो इसके इन्फीमम के इक्वल है। तो ये दो कंडीशंस जो है ये अब हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले इसका इफ़ पार्ट जो है वो हम ले लेते हैं। गिवन जो है हमारे पास क्या है उसको हम यूज़ करते हैं कि गिवन हमारे पास क्या था कि सीक्वेंस मोनोटोन है। अब अगर सीक्वेंस मोनोटोन है तो हमने शो कन्वर्जेंट, मोनोटोन भी ले रहे हैं और कन्वर्जेंट भी ले रहे हैं। अब हमने क्या इफ़ पार्ट में शो करना है कि वो सीक्वेंस बॉन्डेड भी होगी। उसके बाद हम क्या लेंगे, मोनोटोन और बॉन्डेड लेंगे और शो करेंगे कि कन्वर्जेंट है। अभी हम जो लेके चल रहे हैं वो दो चीज़ें लेके चल रहे हैं, एक तो मोनोटोन सीक्वेंस लेके चल रहे हैं और दूसरी चीज़ हम क्या लेके चल रहे हैं, कन्वर्जेंट है। और हमें शो क्या करना है कि ये सीक्वेंस बॉन्डेड भी है। तो सपोज कर लेते हैं एक सीक्वेंस रियल नंबर्स की, हमने एक्स एन एक सीक्वेंस सपोज कर लिया है रियल नंबर्स की विच इज़ मोनोटोन, जो कि मोनोटोन भी है और हम उसको क्या ले रहे हैं, कन्वर्जेंट भी है। इफ़ इट इज़ कन्वर्जेंट दैट इट मस्ट कन्वर्ज टू सम रियल नंबर। तो हमें पता है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो किसी ना किसी रियल नंबर को कन्वर्ज करेगी। तो ये हमारे पास इसका मतलब है अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ द लिमिट कि लिमिट ऑफ एक्स एन जो है वो कोई रियल नंबर एक्स होगी। और यहाँ पर हम जो है एन जो है वो नेचुरल नंबर हमें पता होता है, तो इसके लिए एक नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू के एप्सिलॉन। हमारे पास ये जो लिमिट ऑफ एक्स एन है ये क्या आएगी, एक्स आएगी। अब यहाँ पर हम जो है अपनी आसानी के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो 1 ले रहे हैं। अच्छा भी हमने जहाँ पर बॉन्डेडनेस प्रूव की थी कन्वर्जन से, तो वहाँ भी हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 1 कंसीडर की थी, क्योंकि इससे हमारे पास थोड़ा सा इजी हम लोग इजीली जो है वो रिज़ल्ट अपटेन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ भी हमने एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो 1 ले ली। तो एक्स एन माइनस एक्स जो है वो लेस देन किसके आ जाएगा, 1 के, फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू के एप्सिलॉन। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम। अब आगे देखते हैं कि हम क्या करने चाह रहे हैं। अब हमने टेक लिया कि एक्स एन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है। एक्स एन को हम लिख सकते हैं एक्स एन माइनस एक्स प्लस 1। बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं एक्स एन को, इस एक्स एन को लिख सकते हैं एक्स एन प्लस 0, और 0 की जगह हमारे पास ये आ सकता है माइनस एक्स और प्लस एक्स। ये एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट है और वो अगर हम 0 को ऐड करें तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट होगा। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी इस पर अप्लाई करते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हम इन दो टर्म्स को एज अ वन टर्म कंसीडर कर रहे हैं और एक्स को सेकंड टर्म कंसीडर कर रहे हैं। तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की तो ये इक्वालिटी जो है वो हमारे पास इनइक्वालिटी में चेंज हो गई है। ये हमारे पास आ गया कि एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स। अब हम 1 को यूज़ करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 हमें क्या रिजल्ट दे रही थी कि हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स जो है वो लेस देन किसके आ रहा था, 1 के। तो यहाँ पर हम इसकी जगह ग्रेटर वाली वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं और एक्स एप्सिलॉन तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्या ले रहे हैं। यहाँ तक हम रिजल्ट पे पहुँच गए हैं कि एक्स एन जो है वो लेस देन आ गया 1 प्लस एक्स मोड के। अब m वाली जो वैल्यू है, अगर हम इस सब की सुप्रीमम ग्रेटर वाली वैल्यू ले रहे हैं, अब वो क्यों ले रहे हैं, देखें यहाँ पर ये रिजल्ट जो है वो ये होल्ड कर रहा है फॉर ऑल ए ग्रेटर और इक्वल टू n के लिए। तो ये रिजल्ट हमारे पास होल्ड कर रहा है। अब n इज ग्रेटर टू k के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो अब हम जो है वो k से छोटी वैल्यूज़ के लिए देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट जो है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए प्रूव हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इससे k से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का सुप्रीमम वाला नंबर जो है वो हम m ले लेते हैं कि ये x1 x2 अप टू सो ऑन xk माइनस 1 और 1 प्लस x हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो था ये था 1 प्लस एक्स मोड। तो इन सब की सुप्रीमम ग्रेटर वाली वैल्यू जो है वो हमने ले ली है m। ठीक है, ये इन सब में से कोई ना कोई एक वैल्यू हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज़ थी वो किस में अब हमारे पास चेंज हो गई है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर था तो ये हमारे पास आ गया है अब ये वाली साइड लेस और इक्वल का साइन आ गया हमारे पास। तो ये एक्स एन जो है वो लेस और इक्वल टू एम है। तो अगर हम बॉन्डेड की डेफिनेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी कि हमारे पास अगर बॉन्डेड है तो वो उसके लिए हमें कोई ना कोई
एक ऐसा नंबर पॉजिटिव रियल नंबर m एग्जिस्ट करेगा कि उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो उस m से अगर छोटी होंगी तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड। तो यहाँ पर हमें m एक ऐसा नंबर मिल रहा है कि इस सीक्वेंस की सारी, और ये m जो है ऐसा, इसकी कंफर्मेशन कैसे हुई कि m पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, क्योंकि ये सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सुप्रीमम है। जैसे कि ये हमने x1 जो है एब्सोल्यूट, x2 xk-1, और ये भी हमने एब्सोल्यूट x की वैल्यू एब्सोल्यूट थी और उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 1 ही आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो ये हमारे पास बाउंडेड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया कि अगर वो मोनोटोन है और वो क्या है, कन्वर्जेंट है, तो वो क्या होगी, बाउंडेड होगी सीक्वेंस। अब इसका दूसरा पार्ट जो है हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ओनली वाला पार्ट, उसमें हमारे पास क्या है, क्या हमने प्रूव क्या करना है, कंसीडर उसमें हम करके चलेंगे कि ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड है एंड गिवन डेट इट इज़ मोनोटोन, और गिवन टाइम मोनोटोन भी है और बाउंडेड भी है। अब ये दो चीज़ें हम सपोज कर लेके चल रहे हैं और प्रूव हमें क्या करना है कि ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट भी होगी। अब इसमें बाउंडेड और मोनोटोन दो चीज़ें हमारे पास हैं और प्रूव हमने कन्वर्जेंस करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस होंगे। केस 1 हम देख लेते हैं, इफ़ एक्स एन इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। पहले तो हम इंक्रीजिंग वाली सीक्वेंस के लिए देख लेते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए हमें स्टेटमेंट में पता है कि लिमिट हमने शो करनी थी कि उसके सुप्रीमम के लिए इक्वल है और डिक्रीजिंग वाले केस में इन्फीमम आ रहा था। तो पहले हम इस सीक्वेंस को इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले लेते हैं। इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमने सपोज कर लिया है इसको फर्स्ट वाले केस में, और बॉन्डेड सीक्वेंस हम इसमें लेके चल रहे हैं इस पार्ट में। तो अगर ये सीक्वेंस बॉन्डेड है तो हमें कोई ना कोई रियल नंबर m ग्रेटर देन 0 ऐसा ज़रूर मिलेगा कि जिससे इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो लेस और इक्वल होंगी इस m से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अकॉर्डिंग टू कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। अब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में ये कहती है कि अगर किसी सेट की अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है तो उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। अब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की डिटेल्स और इसका प्रूफ जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उसकी भी वो रिवाइज करना चाहें वो कॉन्सेप्ट, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी। आप कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी वाला सेक्शन जो है वो रिवाइज कर सकते हैं कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमें क्या देती है। यहाँ पर बेसिकली ये m जो है ये इससे सीक्वेंस की अपर बाउंड बन रही है। तो अगर किसी की अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है तो फिर उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से हमें पता चल गया कि सुप्रीमम की एग्जिस्टेंस का पता चल गया, इसलिए हमने सपोज कर लिया कि एक्सटेरिक जो है ये इस पूरी सीक्वेंस का सुप्रीमम है कि एग्जिस्ट तो करता है। तो हमने खुद से एक जनरल टर्म एक्सटेरिक ले लिया है कि ये इसका सुप्रीमम है। इसकी हमारी है इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड वाली इक्वेशन जो है वो हम ऊपर सेकेंड और फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो कंसीडर कर चुके हैं। अब इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। वी हैव टू शो डैट, अब ये सुप्रीमम तो हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने शो क्या करना था कि लिमिट जो है वो एक्स एन की इसके सुप्रीमम के इक्वल है। तो इट मीन्स अब हमें शो करना है कि लिमिट एक्स एन की जो है वो एक्सटेरिक के इक्वल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वही डिफरेंस उसका जो है वो लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। अब हम उसके लिए कुछ चीज़ें, एप्सिलॉन हमने ग्रेटर देन 0 टर्म ली है। सुप्रीमम होता क्या है, सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होती है, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड, जो सबसे छोटी अपर बाउंड होती है वो हमारे पास सुप्रीमम होता है। अपर बाउंड क्या है, अब सुप्रीमम इसकी डिटेल्स भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल्स के साथ, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं समझने के लिए। अब ये अगर हमारे पास एक्सटेरिक जो है वो इसका सुप्रीमम है, तो अगर हम एक्सटेरिक में से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 कोई टर्म है, तो अगर इसमें से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इज़ नॉट एन अपर बाउंड। इसका मतलब है ये उसकी अपर बाउंड तो नहीं रहेगी, क्योंकि एक्सटेरिक जो है वो सुप्रीमम था और सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होती है। अगर हम उसमें से कोई पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो उसकी अपर बाउंड तो नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि इस एक्सटेरिक प्लस माइनस एप्सिलॉन से बड़ी हमें कोई ना कोई वैल्यू जो है वो एक्स के ऐसी ज़रूर मिल रही है जो जिसकी एग्जिस्टेंस हमें ये बता रही थी कि ये टर्म जो है अब अपर बाउंड नहीं रही। तो इन सारी बातों को कंक्लूजन हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं एस के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है बेसिकली कि एक्सटेरिक माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस देन है एक्स के, मतलब उससे बड़ी हमें एक टर्म मिल रही है। अब हमारे पास x जो है वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। x अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो अगर हमारे पास ये n जो है ये हमने ग्रेटर और इक्वल टू k लिया हुआ है।
एन की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू के है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हमने क्या कहा था, जैसे जैसे टर्म्स जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी उनकी वैल्यूज जो है सीक्वेंस में वो भी बढ़ती जाएगी। तो एन अगर ग्रेटर देन के है तो एक्स एन की वैल्यू जो है वो एक्स के से क्या आएगी, ग्रेटर या इक्वल आएगी। अब ये बात तो ठीक है। अब हम किसी तरह इसका कंपैरिजन जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम एक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं और उसका बाद में हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। तो ये एक्स के तो हमारे पास आ गया। तो अगर ये हमारे पास यहाँ से हमें क्या अम्प्लाइज हो जाएगा कि एक्सटेरिक माइनस एप्सिलॉन, ये वाली टर्म हमारे पास, और ये एक्सटेरिक माइनस एप्सिलॉन जो है ये वो लेस किससे है, एक्स के से, और ये एक्स के हमारे पास और एक्स के ग्रेटर किससे है, एक्स एन से। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया एक्स के और ये हमारे पास आ रहा है एक्स एन। अब एक्स एन से भी बड़ी हमें एक वैल्यू मिली हुई थी, वो क्या थी, वो थी एक्स स्टेरिक, क्योंकि एक्स स्टेरिक को हमने क्या लिया हुआ था कि इसका सुप्रीमम, तो ये इसके ग्रेटर और इक्वल होगी। तो सुप्रीमम में और में नॉट बिलोंग्स टू डेट सेट होता है, तो ग्रेटर और इक्वल वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि एक्सटेरिक जो है वो हमारे पास क्या है, सुप्रीमम है। अब हमने ये तीनों कंडीशन जो है वो यूज़ कर ली हैं। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस एक्सटेरिक के सुप्रीमम उसमें कोई एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसको अगर हम ऐड करें तो वो उससे भी ग्रेटर वैल्यू देगा, एक्सटेरिक प्लस एप्सिलॉन इससे भी बड़ी वैल्यू होगी। अब इस इक्वेशन को हम अपनी जो है ज़रूरत के मुताबिक इसको रिड्यूस करने लगे हैं। जिन टर्म्स की हमें ज़रूरत है हम उतनी टर्म जो है वो इसकी कंसीडर कर लेते हैं। मैं एक तो ये एक्सटेरिक माइनस एप्सिलॉन और एक ये एक्सटेरिक प्लस एप्सिलॉन और सेंटर में ये एक एक्स एन, इनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये एक्सटेरिक माइनस एप्सिलॉन ये, और नेक्स्ट वाली टर्म अगर हम देखें ये एक्स एन, ये हमारे पास आ गया। और थर्ड वाली टर्म जो हमें रिक्वायर्ड थी वो क्या थी, ये एक्सटेरिक प्लस एप्सिलॉन। तो ये हमने तीनों की तीनों टर्म्स ले ली हैं। अब हमें पता है कि रियल नंबर्स की ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ से कि अगर हमारे पास ए जो है वो लेस देन बी हो और सी की वैल्यू जो है वो कोई भी वैल्यू सी हम दोनों साइड्स पे ऐड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए प्लस सी जो है ये भी लेस देन होता है बी प्लस सी से। तो यहाँ पे हम यही काम करने लगे हैं कि हम दोनों साइड्स पे माइनस एक्सटेरिक जो है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं। नेगेटिव एक्सटेरिक हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ में ऐड कर लिया है दोनों साइड्स पे। तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, अब ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी टर्म्स। ये दोनों तो एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट से हमें दे देंगे 0 वैल्यू, और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट से ये माइनस एप्सिलॉन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इस टर्म की तरफ आते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, एक्स एन माइनस एक्सटेरिक इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास थर्ड वाली टर्म में भी एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट पहले तो यूज़ होगा, इन दोनों के एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट, और यहाँ पर हमने क्या किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई फाइनली, ये हमारे पास आ रही है इक्वेशन। तो इसको हम यहाँ पे अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, यहाँ देखें। अगर हमारे पास सी जो है वो कोई ग्रेटर देन 0 वैल्यू है और ए का जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन अगर सी की होती है, इफ़ एंड ओनली इफ माइनस सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड लेस देन सी, तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स एन माइनस एक्सटेरिक इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू के। तो ये कंडीशन अब हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू के हमारे पास साथ आ रहा है, और ये हमारे पास लेस देन किसके आ गई है, एप्सिलॉन के। सिंस एप्सिलॉन हमारे पास ग्रेटर देन 0 कोई वैल्यू है, इज़ एन आर्बिटरी, वी कंक्लूड डैट हमें क्या मिला है कि एक्स एन जो है वो कन्वर्ज करेगा किसको, एक्सटेरिक को। तो बेसिकली ये हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया है कि जो सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग है तो वो सीक्वेंस जो है वो किसको कन्वर्ज करेगी, उसके सुप्रीमम को। अब हम सेकंड वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है और डिक्रीजिंग है, तो ये पार्ट जो है ये हम इजीली अब प्रूव कर सकते हैं। हम इसमें फर्स्ट वाला पार्ट यूज़ करेंगे और सुप्रीमम और इंफीमम की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, तो ईजिली हम इस पार्ट को प्रूव अप कर लेंगे। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। वाई हमने कोई सीक्वेंस ले ली है जो कि बाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग भी है। अब अगर y वाली सीक्वेंस बाउंडेड और डिक्रीजिंग है तो जो माइनस वाई वाली सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। बाउंडेड तो होगी ही और उसके साथ साथ वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी अगर इसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें।
इसके आप एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 1/n हमने एक सीक्वेंस कंसीडर की थी, 1/n वाली सीक्वेंस क्या थी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, लेकिन -1/n अगर हम देखें तो वो हमारे पास एक इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, तो वो यही हम आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ पर अगर हम -y ले रहे हैं तो ये सीक्वेंस हमारे पास क्या आ गया है, बाउंडेड और इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस वाले केस में अभी हम प्रूव किया है कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग गया है तो उसकी लिमिट जो है वो उसके सुप्रीमम के इक्वल है। तो अब यहाँ पर सुप्रीमम जो है वो किसका आना है, ये -yn का आना है। ओके, तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ x जो है वो इक्वल आ रही है माइनस टाइम लिमिट्स ऑफ y। अब ये हमारे पास आ रहा है, अब माइनस टाइम लिमिट ऑफ y हमारे पास क्या थी, इन्फीमम था yn का, और ये हमारे पास क्या है, सुप्रीमम है -y का। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये बेसिकली हमने पहले भी प्रूफ की हुई है कि अगर हमारे पास सुप्रीमम हम -yn का लें तो ये हमारे पास इक्वल आता है माइनस टाइम्स इन्फीमम ऑफ yn। तो ये आप पीछे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में जाके ये जो रूल है ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ हमने प्रूफ भी किया हुआ है इसका। बाय यूजिंग इफ़ बी इज लेस देन, अच्छा ये हमने अब जो है ये बेसिकली रिज़ल्ट जो है प्रूव किया था जो अभी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। b की वैल्यू हमने कहा था कि b अगर मल्टीप्लाई हो रहा है s के साथ, s कोई भी सेट है, b अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और b की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, इट मीन्स नेगेटिव है, तो सुप्रीमम ऑफ bs जो होता है वो इक्वल होता है b टाइम्स इन्फीमम ऑफ s। यहाँ पर जो b हमारे पास आ रहा है वो है -1 के इक्वल, तो माइनस टाइम्स s जो है वो इक्वल होगा -1 इन्फीमम ऑफ yn। तो ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आ रहा है। इट मीन्स कि लिमिट ऑफ y जो है वो किसके इक्वल आ रही है, माइनस टाइम लिमिट ऑफ x की लिमिट के माइनस टाइम अगर हम उसको ले रहे हैं तो वो उसके इक्वल आ रही है। तो लिमिट ऑफ y जो है वो हमारे पास क्या आ रही थी, वो हमारे पास लिमिट ऑफ y देयरफॉर हमारे पास क्या आ गई है, माइनस टाइम सुप्रीमम ऑफ yn। और ये माइनस टाइम सुप्रीमम ऑफ yn ये किसके इक्वल होता है, माइनस टाइम माइनस सुप्रीमम ऑफ yn के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास अगर ये हमारे पास सुप्रीमम की वैल्यू जो है ये किसके इक्वल आनी है, माइनस टाइम्स इन्फीमम ऑफ s। तो ये एक और नेगेटिव जो ये वाला हमारे पास आएगा ये इसको कर देगा पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ गया है इन्फीमम ऑफ yn। तो बेसिकली ये हमारे पास सेकंड वाला रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो फिर उसकी जो लिमिट है वो उसके इन्फीमम के इक्वल होगी। तो आज के लेक्चर के यहाँ ही कंक्लूजन है ये हमारे पास कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है, जो अब इसकी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की फाइनली हमें कंक्लूजन क्या क्या मिली हैं वो अब हम देख लेते हैं। पहली बात तो हमें ये पता चला है कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो बॉन्डेड और मोनोटोन सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस जो है वो बॉन्डेड है और क्या है, मोनोटोन है, तो हमें पता चल गया कि वो इस्टेब्लिश करता है कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम बताता है कि उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड और मोनोटोन है। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हमें क्या बता रहा है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब सेकेंड वाला रिजल्ट जो हमें पता है, इट आल्सो प्रोवाइड एस अ वे टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस व्हेन इंक्रीजिंग लिमिट इज द सुप्रीमम। ये हमें ये भी बताता है कि लिमिट फाइंड कैसे करनी है, लिमिट की एग्जिस्टेंस तो बता दी, उसके बाद ये भी बताता है कि लिमिट फाइंड कैसे करनी है, कि देखिए अगर इंक्रीजिंग है तो उसकी लिमिट सुप्रीमम होगी और अगर डिक्रीजिंग है तो हमें क्या दे रहा है कि अगर डिक्रीजिंग है तो उसकी लिमिट हमारे पास क्या होगी, इन्फीमम होगी। एक तो एग्जिस्टेंस बता दी, दूसरा ये बताता है कि लिमिट होगी भी क्या। अब समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द सुप्रीमम एंड इन्फीमम, बट इफ वी नो दैट इट इज एग्जिस्ट देन वी कैन कैलकुलेट बाय अदर वर्ड। अच्छा, अब जो है हमारे पास अगर हमें पता चल जाए कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट को हम फाइंड तो कर ही सकते हैं। अगर उसका इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड करना समटाइम्स मोर डिफ़िकल्ट हो जाता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में। तो फाइनली जो हमें रिज़ल्ट मिला है वो हमें क्या मिल गया है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो मस्ट बी बाउंडेड होगी। ये चीज़ तो हमें पहले ही पता था कि अगर कोई कन्वर्जेंट है सीक्वेंस तो वो बाउंडेड होगी। अब हमें ये पता चल गया है कि ये इफ़ वाला रिजल्ट था। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ कब हुआ, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो बाउंडेड भी होगी, और अगर बाउंडेड है तो वो हम क्या कह रहे हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होगी। ये किस केस में, ओनली व्हेन
जब हमारे पास सीक्वेंस जो है वो क्या होगी, मोनोटोन होगी। अगर सीक्वेंस मोनोटोन है तो वो फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई कर रही है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम यूज़ करके उसकी एग्जांपल्स को जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जांपल्स जो हमारे पास किस तरह की बन रही होंगी, कैसे वो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम उस पर हमारे पास अप्लाई हो रहा होगा। तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।